मुर्दों को कफन और दफन का बंदोबस्त कर देती है, लेकिन तंजीमें हुकूमत में आप डालकर किसी मुसलमान को सरकारी नौकरी नहीं दिला पाती। वो तंजीमें किसी बेकसूर को जेल की सलाह में छुड़वा नहीं सकती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ और उन तमाम हजरात से गुजारिश करना चाहता हूँ, इसका हल तलाश करना है तो हमें एक बहुत मजबूत सियासी प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है, जिसके तहत हम लोग इस मुल्क में इज्जत आबरू की जिंदगी गुजार सके। ये है उसका, दूसरा कोई हल नहीं। कोई कितना भी बोल दे, लेकिन उसका दूसरा कोई हल नहीं। मैं मालेगांव की बात करूं, मौलाना हमीद अजहरी साहब ने फिक्र मेहनत की, तमाम इन लोगों ने यहाँ पर तमाम मसलक के उलमाए कराम जमा होकर के कुल जमाती तंजीम बनाकर उन्होंने दिल्ली से लेकर मुंबई तक इतना इन लोग भाग दौड़ किए। मैं इसका गवाह हूँ, मैं दिल्ली में था पार्लियामेंट में, ये आते थे मुंबई से लेकर दिल्ली तक, मैं देखता था, लेकिन सबके सामने हाथ जोड़ना पड़ता था कि भाई फलानी दिल्ली से मिला दो, फलानी दिल्ली से मिला दो, और सबसे मिल कर क्या हुआ। पहले पुलिस ने इंक्वायरी किया, ATS ने, और लड़कों को जेल में डाल दिया। फिर आप लोग ही मांग कर रहे थे इसकी CBI की इंक्वायरी कराओ, CBI की इंक्वायरी कराओ। CBI क्या, पुलिस ने बेईमानी किया तो CBI सही कर देगी, ये तो था ना। आप दिल्ली गए, आप शिवराज पाटिल से मिले, आप सोनिया गांधी से मिले, आप मनमोहन सिंह के पास, मुलायम सिंह के पास, लालू प्रसाद यादव के पास, न जाने कितने लीडरों के पास जाकर खास चला हम लोगों ने, और अल्लाह के कारण कुछ सालों के बाद CBI की इंक्वायरी भी मंजूर हो गई। क्या हुआ CBI की इंक्वायरी से? वही हुआ ना कि जो पुलिस ने ATS ने किया था वही फोटोकॉपी CBI ने लाके रख दिया। ये होता है वकील साहब। और उसके बाद कोई वजीर आला ने मदद नहीं किया, किसी नेता, कोई नेता है ही नहीं। मैं तो कहता हूं, कसम खा कहता हूं, मेरी मिल्लत के अंदर कोई मुसलमानों का नेता नहीं है, बल्कि सब अपनी पार्टी को जवाब नहीं है। ये सही है। अगर नेता होते ना तो ये लड़के इतने साल जेल में नहीं रह सकते, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जरा शरद पवार के लड़के को जेल में डाल दो ना, जरा पार्टी के किसी परिवार को जेल में डाल दो ना, तब नारायण राणे के किसी बच्चे को डाल दो जेल में ना, नाम याद आ जाए कि 3 दिन के अंदर सरकार हिलने लग जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि CBI ने भी इंक्वायरी कराया तो CBI ने कहा जब शुरू हुआ है तब तो सब दरवाजा बंद हो गया, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद उनको अंदर तारीख मदद हो गई। ये बच्चा जो है उसने अखलाक से, अपने कैरेक्टर से, मोहब्बत के साथ जो पेश आया जेल में असीमा नंद के साथ, तो असीमा नंद का सोया हुआ जमीर जागा और उसने जाकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिया कि जो मालेगांव में पकड़े लोग बेकसूर हैं उसका जिम्मेदार जो है वो संघ परिवार के लोग। ये सही है ना? मैं यहाँ तक गलत नहीं बोल रहा, जो मुझे मालूम है। तो क्या हुआ, फिर शोर मच गया पूरे मुल्क में चारों तरफ, और शोर मच गई। कोई सियासी ताकत नहीं, कोई कोर्ट से मदद नहीं। मैं कोर्ट के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं ये भी चला जाऊंगा। जैसा कोई ऊपर से उतर गया भाई, किसी को देता कोई बनता है, जैसा कोई देता है कोई फरिश्ता होते हैं क्या? हमारे बीच में कोई जज बन जाता है। लेकिन मैं इस बात को कहूं कि इलाहाबाद की एक अदालत ने रातों रात एक फैसला कर दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान माइनॉरिटी में नहीं है, तो फिर उस जज साहब को मैं क्या कहूं? उसके खिलाफ बोलूंगा तो मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना पड़ेगा, कंटेम्प्ट होता तो होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान उत्तर प्रदेश में 51% है, मुसलमान मेजॉरिटी का मतलब कि 51%, माइनॉरिटी का मतलब कि 49%। लेकिन मुसलमानों को कहा कि माइनॉरिटी में नहीं है। वो तो दूसरे दिन फिर अपील हुई उसकी, सरकार की, समाजवादी पार्टी की, हमारे एडवोकेट जनरल से जाकर के उन्होंने उसको तरीके से क्या कोर्ट में कुछ हुआ तो अचानक मामला वो सही हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि फिर उसके बाद जब असीमा नंद का स्टेटमेंट आया तो सरकार ने एक नई NIA गठित किया। ये ना होना था NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। कौन है ये क्या कोई स्कॉटलैंड की पुलिस आई थी? ये हिंदुस्तान की। अरे IAS और IPS होते हैं ना जो मुल्क चलाते हैं, ये जो मंत्री होते हैं ना, ये कुछ नहीं, IAS और IPS जो कहते हैं IAS और IPS वही लोग करते हैं। पुलिस ATS ने कर दिया इंक्वायरी, कसूरवार। CBI ने कर लिया, कसूरवार। असीमा नंद ने बयान दिया, एक बयान के ऊपर फिर NIA बनाया गया, तो NIA ने कहा नहीं ये बेकसूर। तो मुझे बताइए कि चौहान साहब अच्छे आदमी हैं,
बहुत अच्छे आदमी हैं, तो चौहान साहब को क्या करना चाहिए उसके बाद? चौहान साहब ये कहना चाहिए था कि मैं कहां हाथ पकड़ करके हाथ जोड़ता हूं, मैं माफी चाहता हूं कि मेरी पुलिस ने, मेरी एटीएस ने गलत तरीके से पकड़ा। मैं हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से माफी चाहता हूं कि सीबीआई ने गलती रिपोर्ट दिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं उन बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उनको हर जवाब दिया जाएगा, तब मैं समझता कि सही हो सकेगा। आपसे कहा गया कभी नहीं, 1 महीने के बाद हम कहेंगे तब आप डालिएगा अपनी दिल्ली की बात है ना, बोलिए वकील साहब। नहीं, जब रिपोर्ट आ गई कि ये बेकसूर है, तो इस मुल्क का कानून है कि 1 लाख आदमी को गुनहगार को सजा हो जाए, लेकिन एक बेगुनाहगार को 1 घंटे भी जेल में नहीं रखा जा सकता। फिर मुख्यमंत्री जी क्यों कहते हैं, हमारे मंत्री जाकर कहते हैं कि साहब मैं मुसलमानों को इंसाफ दिलाऊंगा, और गृह मुख्यमंत्री जी कहते हैं साहब अभी नहीं, हम जाएंगे दिल्ली में बात करेंगे गृह मंत्री जी से, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे। तो कहते साहब ठीक है, आप जो है ना एप्लीकेशन करिए, हम आपकी जमानत की अर्जी की मुखालिफत नहीं करेंगे। ये तो ना मुखालिफत किस बेस पर कर सकते हो तुम? कौन सा बेस है मुखालिफत करने का? कहां है साहब? और हम लोग कितने भोले हैं यार, या कितने कमजोर हैं कि हमारे बेकसूरों को, जिनकी कोई गलती नहीं, उनको 1 महीने के बाद अर्जी करेंगे तो उनकी मेहरबानी के ऊपर एनओसी मिलेगी, तो उनको जमानत मिल जाएगी और हम उनकी तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। क्या है देश के अंदर? सोचिए इस बात को आप लोग, इसलिए मैं आपके पास करा जाए और आपसे गुजारिश करना आपकी माशाअल्लाह कोई जमाती तंजीम एक मिसाल है। मैं तो आज एक निवेदन करूंगा आपसे, आप लोगों से हाथ जोड़कर मालेगांव में रोज कहूंगा यही शुरू कीजिए। आप लोग एक बनाइए तंजीम, हल मैं उसका हल बता रहा, अगर ये हल नहीं हो तो जूते से मार के भगा देना पड़ेगा। यही हल इसका, आप ना कहना सीखिए और इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर उनसे बात कीजिए। उनसे कहिए कि पूरे महाराष्ट्र में आज 48 सीटों में कितना मुसलमान जीत कर आया है। पार्लियामेंट में जहां कानून बनता है इस देश का, हमारे मूवमेंट की क्या है? एक मुसलमान पूरे महाराष्ट्र से जीतकर लोकसभा में नहीं गया, पूरे गुजरात से एक मुसलमान चुनकर नहीं गया, पूरे राजस्थान से एक मुसलमान चुनकर नहीं गया, पूरे कर्नाटक से एक मुसलमान चुनकर नहीं गया, पूरे राजस्थान से एक मुसलमान चुनकर नहीं गया। ये सारे स्टेट बड़े बड़े स्टेट हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कौन कौन स्टेट बताओ? एक मुसलमान चुनकर नहीं गया। हमसे वोट देने के लिए मुझे याद अच्छी तरह से, जब पिछला इलेक्शन पार्लियामेंट का था तो मुंबई के कुछ उलमाए कराम गए अशोक चौहान के पास, वो मुख्यमंत्री थे, कि साहब मुंबई, साउथ मुंबई की सीट जो है वहां मुसलमान बहुत ज्यादा है, वो टिकट किसी मुसलमान को वहां पर पार्लियामेंट दिला दीजिए। उन्होंने कहा नहीं साहब पार्लियामेंट नहीं दे सकते, असेंबली द्वारा, क्योंकि वोट मुसलमानों को नहीं मिलता। खुल के कहा मुसलमानों को तो वोट नहीं देते, क्या मतलब है? हमसे वोट देने के लिए बने और हमको वोट नहीं मिलेगा। अगर से यही से शुरू हो जाए, हमारी पूरी जमाती तंजीम यहां से निकले और पूरे महाराष्ट्र का दौरा करें और ये कह दें कि कांग्रेस और एनसीपी को वोट मत दो, कौन जीतेगा कौन हारेगा अल्लाह जाने कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसकी फिक्र मत करो। इस सारे मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि वो सारी तंजीमें जो बहुत हैसियत रखती है, बहुत मोहतरम तंजीम है, वो जब मंच पे आती है तो इक़्तिदार के खिलाफ खूब भाषण करती है, लेकिन जब इलेक्शन आ जाता है ना, कहते नहीं नहीं ठीक है यार वोट उनको दे दो, नहीं तो शिवसेना बीजेपी जीत का है, शिवसेना बीजेपी जीत का है। कब तक हम लोग ये सोचते रहेंगे कि कौन जीत कर आएगा कौन हार जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा? हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें ये करना है कौन अच्छा है, कौन हमारे लिए कुछ कर सकता है। यूपी में सरकार समाजवादी पार्टी क्या है, कई का फसाद हुआ, और यकीन जानिए मैं बिल्कुल सच्चाई से आप कह रहा हूं, मैं एक मुसलमान के नाते मुसलमानों की मीटिंग में आपको कसम खा के यकीन दिलाता हूं कि मुलायम सिंह यादव की नीयत मुसलमानों के लिए खुदा की कसम बहुत अच्छी है, खराब नहीं है। लेकिन उसके बावजूद
फसादात हो रहे हैं, लोग कहते हैं फसाद की जरूरत है, डिस्कशन हुआ इसके ऊपर, बैठे सब जोड़ करके कि साहब क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि जितने बेकसूर मुसलमान हैं हम कमेटी बनाएंगे और उसे जल्द से जल्द छोड़ेंगे। जिन मुसलमानों को, जिन पुलिस वालों ने मुसलमानों को जानबूझकर गलत पकड़ा है उनको सजा देंगे, सस्पेंड करेंगे और मुसलमानों को कंपनसेशन भी देंगे। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? नारायण सिंह, अखिलेश, मैं और उनके लोग बैठे, लोग आईएएस और आईपीएस जो बैठे हुए हैं वो सब के सब ज्यादातर ये बात सुनने को तैयार नहीं। हमारी सरकार ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखा है कि मुझे यूपीएससी के कुछ अफसरान, दीगर अफसरान का परमिशन दिया जाए अपॉइंट करने के लिए यूपी में, ताकि हम इनको लात मार के यहाँ से भगाएं और इनकी जगह पर दूसरे अफसरान को रखें और इंसाफ उनसे करवा सकें। ये हो रहा है। प्रतापगढ़ में फसाद हो गया, महाराष्ट्र में जहां फसाद हुआ ना 50,000 रुपया की जरूरी मिलता है छोटे घर चलने के, लेकिन मैंने यूपी की सरकार से एक एक आदमी को 4-4 लाख रुपया एक घर को दिलाया। 4-4 लाख रुपया एक परिवार को, और डीएम, एसपी, सीनियर इंस्पेक्टर, सीओ वहां के 2 और 6 लोगों को एक साथ धक्के मारकर एक दिन भगा दिया गया। वहां से मुझे याद है कि मैं जब पिछली बार यहाँ गया था भूरिया में, फसाद हो गया था, मैं और अमर सिंह साथ में थे। जब फसाद से वापस लौट रहे थे, एक बच्ची आकर उसने दामन पकड़ गया, कहा कि मेरा घर देखे बगैर आप जा नहीं सकते। आंसू आंखों में रोती बच्ची। मैं और अमर सिंह चलो यार नहीं देख लेते इसका। जब घर गए उसका एक ही कमरे का घर था, पूरा घर जला हुआ था, 1 इंच भी कोई चीज बची नहीं थी जो जली रहा, खाक हो गई थी सब, पूरा घर। और उसने 20 दिन से अपने घर की जली हुई एक चीज को भी झाड़ू मार के साफ नहीं किया। तो कह रहे मैं अपने शौहर के साथ बाहर सोती हूँ, मेरी गलती क्या थी? मेरा शौहर, मेरे माँ बाप ने गरीबी की हालत में जो कुछ जहेज दिया कुछ दिया, हमने आकर के धुलिया में एक मकान बनाया और इसी मकान में रहते थे। मेरा पूरा घर जला दिया गया। मैं सिर्फ सरकार से पूछ ये कहती हूँ कि मेरा आकर के यहाँ पर पंचनामा कर दो, पंचनामा कर दो, मैं अपने घर को साफ करके अपनी गंदगी जली हुई फेंक दूंगी। शायद सरकार को रहम आ जाए और कुछ पैसे बढ़ते लग जाए तो शायद 2.5 पैसा मिल जाए। इसी लालच में पंचनामा होना चाहिए। पंचनामा नहीं करे 20 दिन से, पुलिस वाला कहते नहीं आप झाड़ू मार के फेंक दो और घर में रहना शुरू कर दो। तो कहे मैं अपने शौहर के साथ बाहर सोती हूँ, लेकिन 20 दिन से इंतजार में हूँ कि मेरा घर का पंचनामा हो जाए। मैं और आगे बढ़ा, एक औरत 6 महीने का बच्चा गोद में लिए खड़ी अपना घर में दिखा दी, उसका घर भी जला हो, कहती मैं अपने बच्चे को धूप में लेकर शौहर के साथ सोती हूँ, मेरे घर का पंचनामा करो। हम लोग बड़े गुस्से में निकले, हेलीकॉप्टर लगे, मुंबई उतरे और सीधा अमर सिंह को लेकर चलो चलते हैं आगर पार्टी के पास। हमने कहा कि साहब पुलिस वाला पंचनामा नहीं कर रहा है, ये जुर्म है कि नहीं? कहा बड़ा जुर्म है, तो उसको सस्पेंड कर दो, उसको सस्पेंड करो, उसका ट्रांसफर करो। अभी हमारा पार्टी का नहीं साहब, 3 साल तक हम पुलिस वाले को वहां से टच नहीं कर सकते भाई। अभी तुम्हारे साथ तो जुर्म जाति कर दे तो तुम एक दिन धक्के मार के भगा देते हो, मुसलमानों के साथ अपनी निजाती कर लो तो 3 साल तक उसका ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में 1 मिनट के अंदर जहां जुर्म जाति को करता है, हमारे प्रतापगढ़ में तोवलिया चला गया। मैंने अखिलेश को फैक्स किया था कि तोवलिया जाने वाला है, अब मेरी सरकार में जब तोवलिया आया तो इससे बड़ा कोई काम होगा। अखिलेश ने डीएम को बोला कि तोवलिया का पाबंदी लगा दो, घुसना नहीं चाहिए वहां। और अखिलेश ने वो डीएम को वहां कश्मीर से बुलाकर वहां बिठाया था कि ये कश्मीर के आतंकवादियों के बीच में काम किया और बहादुर आदमी हुआ। लेकिन जब तोवलिया 10-15 हजार आदमियों के साथ आया तो डीएम इसको परमिशन दे दिया। मैं क्या बैठा था के अंदर, मैंने कहा बुलाओ डीएम को अधिकारी, कैसे परमिशन दिया उसको? उसी दिन डीएम को वहां से हटा दिया गया। इस डीएम को हटा दिया चलेगा डीएम को, उसको डीएम की नौकरी पर रहने का कोई हक नहीं। और महाराष्ट्र में दिखा दो यहां माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी के जो बजट दिया गया है उसके साथ आप कैलकुलेट बना के देख लीजिए क्या कि 2011-12 का जो बजट है माइनॉरिटी का वो 222 करोड़, 222 करोड़। महाराष्ट्र जो डेवलप कंट्री है, डेवलप स्टेट है, लेकिन यूपी का पहला बजट जो है 2012 का, उसमें 2074 करोड़ मुसलमान लोग चले। कहां 222 करोड़, कहां 2074 करोड़।
सारी बाउंड्री जो कब्रिस्तान है, उन कब्रिस्तान को सरकारी खर्चे से घिरवाने के लिए पहले बजट में 200 करोड़ रुपया दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने। महाराष्ट्र में दिया गया क्या है? हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आज पुलिस में नौकरी नहीं, कितना % नौकरी? 3% नौकरी नहीं मिली है पुलिस में। हमारा रिजर्वेशन नहीं, SC और ST के अंदर मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं। अभी जब इलेक्शन होता है तो सीधे रिजर्व हो जाती है, हम लड़ा नहीं सकते वहां पे। बहुत सारे लोग मुल्क के अंदर मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए बहुत बड़ी तहरीक चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और आर्टिकल 341 में मुसलमानों की शमूलियत हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा पड़ा है, आपको शायद मालूम होगा। अब 2 साल से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दिल्ली की सरकार से, कांग्रेस की, कि आप बताइए मुसलमान SC और ST में क्यों नहीं आ सकता और आपने क्यों नहीं लिया, इसका जवाब दीजिए। 2 साल से सरकार जवाब देने को तैयार नहीं। क्या इंसाफ है ये? आपने सुना कि 13% मुसलमानों की आबादी और 40% मुसलमानों को जेल में लगा। मुझे अच्छी लगा कि जब मैं पार्लियामेंट में था उस वक्त ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी थी। ये आज की बात में 2005 में रिपोर्ट आ चुकी है और उस वक्त जो है अब्दुल रहमान अंकोले साहब माइनॉरिटी अफेयर के मंत्री बनाए गए और जब पार्लियामेंट के फ्लोर पर आए तो मेरा क्वेश्चन था उनसे कि सर राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो आप कब लागू करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे ऑफिस में मिला है, मेरा सेक्रेटरी बजट मंजूर नहीं हुआ है, मुझे फंड एलोकेशन नहीं हुआ है। मैं यकीन दिलाता हूं कि जैसे मुझे फंड मिल जाएगा मैं मुसलमानों को इंडस्ट्री और फैक्ट्री में नौकरी दिलाऊंगा और मुसलमानों को इंसाफ दिलाऊंगा। मैं फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा सर आपको मुबारक, आपका फंड है, आप 1 पैसा फंड मुसलमानों को मत दीजिए, 1 नौकरी मत दिलवाइए। उसमें एक और है राजेंद्र सच्चर कमेटी में कि महाराष्ट्र और गुजरात के जेलों में बेगुनाह मुसलमान 40% बंद है। आप उनको छुड़ाने में कितना रुपया खर्च होगा? 1 रुपया नहीं। आप तो खाली जेलों का दौरा कीजिए और आज यहाँ से फ्लोर पर यकीन दिलाइए हमको कि हम वो काम कम से कम आज शुरू कर दें जिसमें सरकार का 1 रुपया लगता नहीं, सिर्फ इंसाफ के नाम पर होता है। तो मैं आपका बहुत स्वागत करूंगा और हिंदुस्तान में रहने वाले बहुत मुसलमानों को राहत मिल जाएगी। बहुत नाराज हो गए उससे कि अब्बास सिंह जैसे लोग नहीं चाहते कि सरकार जो है मुसलमानों को राहत दे। तो मैंने बोला सुनिए, आप जैसे लोग जो है ना, सोनिया गांधी जैसे लोगों का तलवे चाट करके मंत्री बनते हैं और बात नहीं सुनते। उस वक्त मालेगांव में फसाद हो चुका था, उस वक्त भिवंडी में फसाद हो चुका था। मैंने कहा कि आप ठीक कराते हैं महाराष्ट्र से, आप मालेगांव भिवंडी गए क्या? कृष्णा में आदमी पहले नहीं गया ना, वो आदमी सबसे पहले कश्मीर गया कि कश्मीर के पंडितों को मैं अकलती दर्जा दिलाना चाहता हूं कि वो बहुत परेशान है। मालेगांव में लोग परेशान नहीं थे, चिंता कर थके हम लोग कि सारे महाराष्ट्र में, सारे हिंदुस्तान में कहीं भी बम ब्लास्ट हुआ है, मरने वाले के परिवार वालों को 6 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपया दिया गया है, लेकिन मालेगांव में मरने वाले के परिवार को सिर्फ 1 लाख रुपया दिया गया। 1 लाख रुपया दिया गया, ये आज तक कोई सुनने को तैयार नहीं। इसीलिए आप मस्जिद नहीं कर पा रहे। नई मुंबई के अंदर इस्लामिक फाउंडेशन नाम का एक संगठन, उसने एक जगह ले गया, उस जगह का नाम उसको था 25 लाख। चांदी साहब पहले आप परमिशन दीजिए होम मिनिस्ट्री से, उसके बाद आपको जगह मिलेगी। वो लोग बेचारे होम मिनिस्ट्री में परमिशन लेने गए, भागते भागते 2005 से 2009 हो गया। जब 2009 में परमिशन मिल गया उनको, वो लोग खुश हो गए, पैसा भरने गए, तो सरकारी महकमे ने कहा साहब वो जमीन जो 2005 में 25 लाख की थी ना, अब उस जमीन का दाम 1 करोड़ 9 लाख हो गया। उन्होंने 1 करोड़ 9 लाख ही भर दिया और उसके बाद खुशी खुशी गए बाउंड्री बना रहे थे मस्जिद की, जमीन को घेर रहे थे। शिवसेना वालों ने आकर पूरी बाउंड्री तोड़ दिया और पूरा जो ईट सीमेंट था सब कर दिया और कहा मस्जिद नहीं बनी। और शिवसेना खुद गई हाई कोर्ट में कि इस इलाके में मस्जिद का परमिशन रद्द किया जाए, यहाँ मस्जिद नहीं चलेगी। हाई कोर्ट के जज के पास अपील किया इन्होंने, कोर्ट ने इनकी एप्लीकेशन पढ़ने के बाद एक ऑर्डर पास किया कि किसी सियासी पार्टी को किसी के मजहब में मदाखलत करने का कोई हक नहीं, चाहे शिवसेना हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो।
कोई पार्टी किसी के, ये मुल्क किसी के दबाव में नहीं, बल्कि मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन से, इस मुल्क के संविधान से मुल्क चलेगा। और आगे लिखा उसमें, जबानी कहा उसको कोर्ट के अंदर कि अगर शिवसेना वालों को वो मस्जिद का इलाका पसंद नहीं है, अपना बोतिया बिस्तर लपेट कर बाल ठाकरे के महल्ले में जाकर रहें, लेकिन मस्जिद यहाँ बनेगी। छोटे मुसलमान जज साहब ने आरोप किया, मेरे को आरोप काफी रखी हुई है। जज साहब ने आगे कहा कि मैं महाराष्ट्र सरकार को हुक्म देता हूं कि वो फौरन इनकी मस्जिद बनाने के लिए इनको सिक्योरिटी दे और वहां कोई गुंडागर्दी ना करने। कब दिया? 2009 में। 2009 से 2012 खत्म होने जा रहा है। भाग भाग के मुंबई के बड़े बड़े अमीर मुसलमान जब कांग्रेस के तले में चढ़ते हैं, जा जाकर बात वाले मंत्रियों के पास गुजारिश कर रहे हैं कि साहब मस्जिद बनने दो। तारा पार्टी होता है कि जरा शिवसेना वालों को शांत हो जाए, जरा शिवसेना वालों को शांत हो जाए। तो शिवसेना शांत होगी तो मस्जिद बनेगी, शिवसेना शांत नहीं होगी तो मस्जिद नहीं बनेगी। क्या हमारे हाथ इस देश के अंदर है? इसलिए आपके पास लगाया, इसका हल है। अगर तो लगेगा ना कि सोया हुआ मुसलमान जाग गया, अब ये परवाह करने वाला नहीं है। मैं जा रहा हूं महाराष्ट्र में, मैं पूरे हिंदुस्तान जा रहा हूं, खुदा की कसम मैं सोच नहीं सकता था कि मुसलमान बीजेपी के साथ जाएगा, मैं सोच नहीं सकता कि मुसलमान शिवसेना के साथ जाएगा, लेकिन आज भारी तादाद में मुसलमानों को शिवसेना और बीजेपी के पास जा रहा है, इसलिए कि कांग्रेस की हालत जो है ना, बीजेपी शिवसेना से कोई कम नहीं है। क्यों जाएंगे पास, वहां जा रहा हो। इसलिए हम लोगों को ना कहते हैं कि 65 सालों से सोई हुई है मेरी कौम, मैं उसको नींद से जगाने आया हूं। तमाम कौमों ने तैयारी अपनी कर ली है, इस बात की मैं तुमको खबरदार करने आया। जो बुजुर्ग नौजवान साथी, एक घर इसका है, इलेक्शन आने वाला 2014, मैं अपनी ताकत से पूरी कोशिश कर रहा हूं, मुझे एक वोट मिले न मिले मुझे कोई परवाह नहीं, मैं जीतूं या हारूं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी जिंदगी इसी तरह से भाग कर रहा हूं, करूंगा। आज मालेगांव वालों को कहना चाहता हूँ कि मालेगांव वालों, तुमने कांग्रेस को तो बता दिया, अल्लाह का करम मुबारक आपका, मैं उनको नहीं आने देता हूँ, लेकिन आप जिनको जिता कर लाते हो ना, वही बोलते होते हैं किसी काम के नहीं, सच्चाई है। जब तक आंख में आंख डालकर बात नहीं की जाएगी ना, जब तक बात सुना, और सीधे उंगली धीरे नहीं करने वाली है, ये टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी, तब ये बात करने वाली है। अगर मेरे पास ताकत होती असेंबली के अंदर आज 4, 5, 6 की होती ना, तो और माजरा होता कुछ, लेकिन मैं क्या बोल, मेरे पास 3 ताकत है। 3 में एक आदमी जो मेरा जीत कर आया, नंदुरबार से जीत कर आया, और सर पूछे लो वहां मेरा वोट बैंक है, मेरा एक वोट बैंक नहीं, अपनी ताकत में जीत कर आया। एक रशीद भाई, एक मैं, 2 आदमी लड़ते हैं। और असेंबली की कार्रवाई उठाकर देख लेना, कोई मसला ऐसा नहीं होगा। तो ये बोला कि बोलने नहीं मिलता, अरे बोलने को उनके बाप देंगे जब तक वो आसिमा बैठा रहेगा, लेकिन मजबूरी होती कभी भी मेरा कोई बैनर पकड़ने वाला नहीं मिलता, मुझे पकड़ बुलाना पड़ता, भैया आ जाओ मेरा बैनर पकड़ लो, तो भी मेरे पास कमी है। मेरे पास 2-3 अच्छे चिल्ले वाले लड़के आ जाते ना हाउस के अंदर, तो इंशाल्लाह माजरा कुछ और होता। वही कोशिश कर रहा हूं मैं, कसम खुदा की मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे मेरी पार्टी कह रही है कि महाराष्ट्र में काम करना बंद कर दो। अब वासिम, आपको मैं लीडर बनाकर दिल्ली की राज्यसभा में बिठाता हूं, आप उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति करो। 18 साल तुमने महाराष्ट्र में भाग भाग करके अपनी जिंदगी तबाह किया, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। आज आप दिल्ली के अंदर, मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ करके 2 साल तक आएगा, मैं सर मुझे महाराष्ट्र में, मैं तुमको कमिश्नर बना रहा हूं, मैंने कहा मैं हवलदार बन के रहना चाहता, लेकिन मैं महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर इन फिरका फसलों से लड़ाई करना चाहता हूं, तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। 2014 में आखिरी है, मैं आज एमपी बन सकता हूं, मेरा पासपोर्ट है मेरे पास, मेरे पर मालेगांव का केस, मैं मालेगांव वाला था तो मैंने केस बना दिया, नारायण राणे को आने दिया, उद्धव ठाकरे को आने दिया, लेकिन अब वासी को मालेगांव नहीं आने देंगे। इसी तरह फसाद हो गया अमरावती में, वहां जाकर वहां रोक दिया मुझे, मेरे ऊपर मुकदमा मालेगांव में कोई तकरीर करने का बना दिया, फिर वो आसिम आता कि अब तकरीर करने का मुकदमा क्या है, थोड़ा देर तक तो नाइट चला दिया आपने। अब मालेगांव जो आपको पासपोर्ट लेना है तो कोर्ट सिखाओ नहीं लो, जैसा आपको एप्लीकेशन करता हूँ बोले तो मैंने ये बात की तारीफ, हमें पासपोर्ट आज चाहिए,
तो मुझे तारीख दे रहा। उसके बाद पुनः जाता हूँ, कोर्ट एप्लीकेशन करता हूँ, बोले 20 दिन की तारीख। भुसावल में एक मुकदमा कर दिया, वहां जाता हूँ, बोले 1 महीने की तारीख। रोज तारीख जमा करता हूँ, 6 महीने बाद एनओसी मिलेगी, पासपोर्ट मिलेगा 1 साल का, फिर और पासपोर्ट एक्सपायर। और अभी एमपी बन जाओ राज्यसभा का ना, 1 लाख पासपोर्ट मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं भी वीवीआईपी करके घूम सकता हूँ, किसी वीजे की जरूरत नहीं। लेकिन वो सब छोड़ करके कानून के रास्ते पर चल रहा हूँ कि महाराष्ट्र में उठा इसलिए आपके पास चल रहा है। और मैं अजहरी साहब से गुजारिश करूंगा, इस मुहिम में आप आगे बढ़िए। तमाम लोग मैं नाम से कहूंगा, आप लोग कुछ करेंगे तो मैं मेरे ऊपर छाप ना कहीं सियासत की। आप बढ़िए और बताइए सच्चाई क्या है। आप जाकर बताइए लोगों को, जिस दिन लग जाएगा कि यहाँ का मुसलमान जाग गया है। 2014 में इलेक्शन तो अभी नहीं है, 2014 के पहले इतना प्रेशर बना दो कि इनको लगे कि अब मुसलमान शिवसेना या बीजेपी के नाम पर तुमको वोट नहीं देगा, जो जीते जो हारे चलेगा, लेकिन तुमको दोबारा मजा चखाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, हमारे हालात बदल सकते हैं और हम इज्जत और एहतराम की जिंदगी गुजार सकते हैं। यही कहने आपसे आया था। टाइम खत्म हो रहा है, मुश्किल भाई छोटी छोटी गाय और जहां जाके आऊं महाराष्ट्र में, आपको वोट सुनिए। महाराष्ट्र में मैं गया, मराठवाड़े के 8 जिले में, 8 जिले में हर जिले के अंदर एक हॉल में जब मीटिंग किया होना तो कम से कम 1,500 आदमी है हालत के अंदर। और शाम को मीटिंग किया हूं मैं कमी में शुरा की, रात को मीटिंग किया समाजवादी पार्टी। उसके बाद मैंने मीटिंग किया विदर्भ के 5 जिलों की, और फिर मैं वो मीटिंग कर रहे हैं। मालेगांव इतना अच्छा शहर, इतने छोटे हाल में मीटिंग मशीन भाई, अरे बड़ा हाल बनाना चाहिए आपको। मालेगांव में कम से कम 2,000 आदमी आना चाहिए, अपना मैसेज जाना चाहिए। भले मैं जीतू या हारूं, लेकिन मालेगांव के लोग तो मेरे अपने लोग हैं यार, ये तो मेरे साथ खड़े रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए तो क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर डट कर पार्टी का काम करेंगे, डट कर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग जरूर कामयाब होंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम उलमाए किराम का, जो लोग